हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है YET के ट्यूटोरियल क्लास में, जहाँ पे वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन तीनों को साथ में लेकर के अपने ट्यूटोरियल्स को पढ़ते हैं। आज सुबह के फर्स्ट ट्यूटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। डिस्करेजिंग नंबर्स इसका टाइटल है, हेल्थ सर्वे पे बेस्ड है। देखो सब चीज़ों को एक साथ लेके चलना है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे ग्रामर के, है ना। नए नए वोकैब वर्ड सीखेंगे, जो भी सीखोगे अप्लाई करोगे इस क्विज के ऊपर। आज के सभी कॉन्सेप्ट्स इस क्विज के अंदर समराइज हो जाएंगे। सभी लोग कोशिश करें, इसको वीडियो के लास्ट में मैं सॉल्व भी करवाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आइए कुछ नया सीखते हैं। करेक्ट डिस्करेजिंग नंबर्स। जो नंबर्स आ रहे हैं ना, जो आंकड़े आ रहे हैं, वो बड़े डिस्करेजिंग है। डिस्करेजिंग मतलब जो आपको डिस्करेज करे, जो एनकरेज का उल्टा करे, है ना। आपको डिप्रेस करे, डिसमल करे, ड्रेरी हो या डिसमेइंग हो, चारों का मतलब है आपके अंदर निराशा भरने वाला। तो कह रहे नंबर्स बहुत अच्छे नहीं हैं। अच्छा, किसके नंबर्स? कह रहे ऑन नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1920। बात हो रही है NFHS की, इस खास सर्वे की जो हर 4-5 साल बाद इंडिया में होता है। तो 19-20 के सर्वे की बात कर रहा है। बढ़ेंगे इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखेंगे ये सर्वे क्या है और क्या नंबर्स इसमें से आए हैं। कह रहा है अर्ली डेटा फ्रॉम NFHS 5 शो डिक्लाइन इन की एंथ्रोपोमेट्रिक एंड न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स। कह रहे जो अर्ली डेटा आया है ना, जो शुरुआती डेटा आया है NFHS 5 का, अभी तक NFHS 5 का डेटा नहीं आया है ना। हेल्थ सर्वे का डेटा फुल्ली इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। कह रहे जो भी थोड़ा बहुत डेटा अभी तक आया है ना, वो ये हमें दिखाता है कि एक डिक्लाइन आया है। और किसके अंदर? इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोमेट्रिक और न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स में। अब ये क्या चीज़ है भाई? देखो, इंडिकेटर्स होता है किसी चीज़ का सूचक जो इंडिकेट करे, है ना। आपको थोड़ा सा आइडिया लगे भाई किस तरफ आपको गाड़ी मुड़ेगी, राइट साइड में जाएगी कि लेफ्ट साइड में जाएगी, तो वो इंडिकेटर होता है। और न्यूट्रिशन होता है अपना पोषण। और एंथ्रोपोमेट्रिक का मतलब है ऐसी चीज जो स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट से रिलेटेड हो। ये बना कैसे वर्ड? एंथ्रोप मतलब ह्यूमन, मैट्रिक मतलब मेजरमेंट। तो एंथ्रोपोमेट्री मतलब स्टडी ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स। बच्चों की हाथ की मोटाई कितनी है, लंबाई कितनी है, वेट कितना है ना, उसके हिसाब से बच्चों की ग्रोथ कितनी है। इस पूरी स्टडी को कहते हैं एंथ्रोपोमेट्री। तो कह रहे इस डेटा से हमें पता लगा कि एंथ्रोपोमेट्री और न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स बड़े खराब है इंडिया में, अच्छे से जो है ना ग्रो नहीं कर रहे हैं बच्चे। कहने का मतलब ये। सब्जेक्ट था आपका अर्ली डेटा, वर्ब थी आपकी शो। सब्जेक्ट प्लूरल, देखो वर्ब भी प्लूरल। डेटा जो है डायटम का प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वर्ब भी शो लिखी हुई है, पीछे एस नहीं लगा है ना। सब्जेक्ट वर्ब मार्क्ड है, हर रोज की तरह है, जरूर से इसका फायदा उठाना। कहीं भी ऐसा आपको लगे कि वो सेंटेंस आपको समझ नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्ट वर्ब पकड़ लेना, वो सेंटेंस आपके हाथों में 1 मिनट में आ जाएगा। अब एक समरी दे देता हूँ आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि NFHS 5 19-20 में जो हुआ था, इसका डेटा निकल के बाहर आया। हर बार जब भी डेटा ऐसा आता है ना, तो पिछले वाले NFHS से उसको कंपेयर करते हैं। ये NFHS है क्या? पूरे देश के अंदर एक सर्वे होता है, हर 5-7 साल के बाद मालूम चलता है इससे कि इंडियंस की हेल्थ कैसी है ना। तो इस बार का जो डेटा आया है, उससे हमें ये मालूम चला कि पिछली बार से हेल्थ में डिक्लाइन हुआ है। बच्चों की हेल्थ में, औरतों की हेल्थ में, बूढ़ों की हेल्थ में, है ना। पिछली बार से इस बार डिक्लाइन आ रहा है। तो कह रहा है कि डेटा शुरुआती हमें डिस्करेज कर रहा है, हेल्थ पे बहुत काम करने की जरूरत है, ये चीज हमें बता रहा है। समझ के बस यही समरी है इसकी कि डेटा अच्छा नहीं है, हेल्थ नीचे आ रही है। आज की टोन है पेसिमिस्टिक, पेसिमिज्म दिखा रहा है, निराशावाद को दिखा रहा है, इसी को पेसिमिस्टिक टोन बोलते हैं। एडिटोरियल शुरू करने वाले हैं। इस वीक के अंदर मेंबर्स को मिल जाएगा SBI PO और SBI SO, है ना, IBPS SO दोनों के लिए स्पेशल फुल पेपर सॉल्यूशन मिलेगा प्रीमियम वीडियोस में। बैंकिंग की SSC का एक बूस्टर है जो मैं कल डाल दूंगा। फुल पेपर सॉल्यूशन मिल जाएगा शायद परसों तक, है ना, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेंबर बनने के लिए ज्वाइन बटन पर प्रेस करके इन वीडियोस को चला करके आप देख सकते हैं। इनमें मैं आपको सिखाता हूँ कैसे आपको बैंक्स और SSC के पेपर्स को लॉजिक के साथ सोल्यूशन करना है उनका। पेड वीडियोस हैं पर छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। ज्वाइन बटन पे प्रेस करें, इस वीडियो को प्ले करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। शुरू करने वाले हैं अपनी क्लास को। कह रहा विद अ डेबिलिटेटिंग डेट टोल एंड एन इकोनॉमिक रिसेशन, इंडिया हैज हैड अमंग द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। कह रहा विद के साथ ही
अच्छा भाई किसके साथ? एक डेबिलिटेटिंग डेथ टोल के साथ। डेथ टोल होता है मौत का आंकड़ा, और डेबिलिटेटिंग होता मतलब ऐसी चीज जो कि आपको वीक बनाए, है ना, आपको क्रिपल करे, आपको कमजोर बनाए। कह रहे एक कमजोर बनाने वाले मौतों के आंकड़े के साथ ही। अच्छा और किसके साथ? एक इकोनॉमिक रिसेशन के साथ, आर्थिक मंदी के साथ। कह रहे इन दोनों चीजों के साथ ही हुआ क्या? कह रहे इंडिया है ना, इसके पास रहा है हैज हैड, और क्या रहा है भाई? अमंग द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। इंडिया रखता आया है दुनिया के सबसे खराब इफेक्ट्स हुए हैं कोविड-19 के, इस पैंडेमिक के, उनमें से कई इफेक्ट्स को समझ गए ना। तो वर्स्ट इफेक्ट्स मतलब सबसे बुरा जो हो सकता था कोविड-19 से, वो चीजों में से कई बुरी चीजें इंडिया के अंदर हो रही हैं। सिंपल सेंटेंस विद बता रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है, दो चीजें हो रही हैं, रिसेशन आ रहा है और डेथ टोल हो रही है। इसी के साथ साथ इंडिया जो है बहुत खराब इफेक्ट्स को झेल रहा है कोविड-19 के। सब्जेक्ट वर्ब, इंडिया सब्जेक्ट, हैज हैड आपकी वर्ब। अब इसमें देख लेते हैं अपने वर्ड्स आए हैं जो स्पेशल वर्ड्स। डेबिलिटेट, इसका मतलब क्या होता है? हर वो चीज जो आपको कमजोर बनाए, वीक करे, डिसेबल बनाए, क्रिपल बनाए, अपाहिज बनाए, उसको कहते हैं डेबिलिटेटिंग। आपके लिए इसके लिए एक फ्रेज होता है अपने पास, डेबिलिटेटिंग पेन। डेबिलिटेटिंग पेन, डेबिलिटेटिंग पेन। इससे आप याद रखोगे इस जो है ना वर्ड को। डेबिलिटेटिंग पेन क्या होता है? ऐसा पेन जो आपको कोई काम ना करने दे। आप तो गए थे ऑफिस, आप तो गए थे स्कूल कॉलेज, है ना, लेकिन वहां जाके पता लगा आपको इतना ज्यादा पेन हो रहा है कहीं भी किसी बॉडी पार्ट में कि आप काम जो है अपने उस काम में मन नहीं लगा पा रहे हो। तो ये एक ऐसा पेन है जो आपको वीक बना रहा है, डिसेबल बना रहा है, क्रिपल बना रहा है, मजबूर बना रहा है, इसको कहेंगे डेबिलिटेटिंग पेन। यहां से वर्ड जो ना आपको याद रहेगा। हैज हैड, हैव हैड, हैड आप जानते हैं। शी हैज मनी, इसका मतलब है उसके पास पैसा है। शी हैज हैड मनी, इसका मतलब है उसके पास पैसा रखती आई है। अभी मैं यहाँ पे यूं भी लिख सकता हूँ, सिंस 2002, जब से 2002 में उसने लॉटरी जीती है तब से वो पैसा रखता आई है ना। दे हैव मनी, दे हैव हैड मनी, है ना, फॉर अ लॉन्ग पीरियड। तो ये हैज हैड, हैव हैड एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, ये हैज एक हेल्पिंग वर्ब है, हैड यहाँ पे एक मेन वर्ब है, और ये बताती है किसी काम के होने को एक लंबे पीरियड से, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसका सबसे अच्छा यूज इस कॉन्सेप्ट का होता है थर्ड कंडीशनल में। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू। ये एक बिल्कुल एग्जाम वाला क्वेश्चन है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे थर्ड कंडीशनल के ऊपर। मैं 5 सेकेंड आपको दूंगा, हैज हैड, हैव हैड को इस पे कैसे अप्लाई करोगे आप मुझे बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये सेंटेंस गलत सेंटेंस है थर्ड कंडीशनल का। एक बार आप सोचो, है ना, हैज हैड, हैव हैड यहाँ पे कैसे अप्लाई होना था। चलिए देखो, ये हैज हैड है ना, बस थर्ड कंडीशनल के लिए यहाँ पे इस पे एरर्स बनती हैं। अगर ये थर्ड कंडीशनल है, अगर ये थर्ड कंडीशनल है तो इफ के बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस आना चाहिए, पर यहाँ पे तो लगा हुआ है हैड नाम की मेन वर्ब। इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये बना हुआ है पास्ट परफेक्ट नहीं बल्कि पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे हैड लगाऊंगा और साथ में V3 आ जाएगी, ये हैड ऑलरेडी लगी हुई है। तो मुझे बोलना चाहिए इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन इट टू यू। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैंने तुम्हें दिया होता। तो हैज हैड को इस तरह से आप यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़े। हैज हैड पे जो हमने एक वीडियो की हुई है, स्पेशल वीडियो, वो मैं आज शाम को कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर से देखना। चलो, देयर इज anecdotal evidence that the pandemic and the lockdown measures have led to a new complications related to food consumption and food security for impoverished Indians। कह रहे एक ऐसी anecdotal evidence अपने पास है। अब ये anecdotal क्या होती है? हर वो चीज जो इनफॉर्मल हो, साइंटिफिक डेटा नहीं, हम उस डेटा की बात कर रहे हैं जो अपने अनुभव से हम बताते हैं, है ना, उसको कहते हैं सुना सुनाया डेटा या एनेक्डोटल डेटा। तो कह रहे सुनी सुनाई एविडेंस हमें मिल रही है ना, बिना प्रूफ की एविडेंस हमें मिल रही है, दैट वो ये कि ये जो पैंडेमिक है और जो लॉकडाउन मेजर्स हैं वो हमें लीड टू कर गए हैं, वो हमें आगे ले गए हैं नए कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। और कैसे कॉम्प्लिकेशंस? जो हैं फूड कंजम्पशन से रिलेटेड और खाद्य सुरक्षा से, फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड है। और किन लोगों के लिए भाई? उन इंडियंस के लिए जो इम्पोवरिस्ड हैं, जो बहुत गरीब हैं, जो खाना नहीं जुटा पाते हैं। तो देखो, लॉकडाउन के बाद अभी तो मालूम चलेगा 1-2 साल के बाद जब सर्वेज होंगे, स्टडीज होंगी, पर सुनी सुनाई बात टीवी से, न्यूज़पेपर से, एनेक्डोटल एविडेंस से हमें यही पता लग रही है कि जो गरीब लोग हैं उनकी हालत और ज़्यादा पतली है।
समझ गए सेंटेंस को? कहानी के जैसे ही पढ़ना है इसको। एनेक्डोटल वर्ड को देखो, हर वो चीज़ जो इन्फॉर्मल हो, अनसाइंटिफिक हो, अनरिलायबल हो। इसके लिए एक वर्ड अपने पास प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है प्रैक्टिकल। आपने अपने अनुभव से किसी चीज़ को महसूस कर लिया प्रैग्मेटिक वे के अंदर, एनेक्डोटल वे के अंदर, समझ गए? तो इसका एक सिनोनिम है प्रैग्मेटिक। इम्पॉवरिश्ड होता है हर वो इंसान जो बहुत गरीब हो, डेस्टिट्यूट हो। इंडिजेंट इसका एक सिनोनिम है। इंडिजेंट का मतलब होता है जो हाथ फैलाने को मजबूर हो, है ना, इंडिजेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये अच्छा वर्ड है इंडिजेंट, है ना। कह रहा बट एन एक्सप्रेस इंडिकेशन ऑफ द पॉसिबल स्केल ऑफ द क्राइसिस कैन बी gleaned from the data from the newly released National Family Health Survey 2020, which was conducted before the pandemic and its impact. कह रहे लेकिन एक एक्सप्रेस इंडिकेशन, एक चलता फिरता इंडिकेशन, या यूं समझो एक बहुत ही ज्यादा एक्सप्रेसिव इंडिकेशन, है ना। कह रहे और किसका भाई? इस पॉसिबल स्केल का, इस पॉसिबल लेवल का। और लेवल किसका? इस क्राइसिस का, इस तूफान का जो कोरोना ने पैदा किया है। कह रहे लेकिन एक इंडिकेशन जो है ना ऐसा, उसको ग्लीन किया जा सकता है, उसको डिड्यूस किया जा सकता है, उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, लॉजिकली। और कहां से? उस डेटा से जो आया है नए नए रिलीज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 1920 से। कह रहे जो कि कंडक्ट किया गया था पैंडेमिक से पहले और इसके इम्पैक्ट से पहले। तो कह रहे एनएफएचएस का डेटा जो कि खराब आया ना, उसका कोरोना से कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमें तो एक ऐसा इंडिकेशन मिला है, हमने उस तरह से उसको देखा है कि जो कि कोरोना के आने से पहले जिस सर्वे को कंडक्ट किया गया था ना, उस सर्वे से वो डेटा निकला है। तो कह रहे कोरोना से पहले भी हालत खराब थी। अब सेंटेंस में देखने वाली चीजें, एक्सप्रेस इंडिकेशन सब्जेक्ट है, कैन बी ग्लीन्ड आपकी वर्ब है। ग्लीन का मतलब होता है मैं आपको एक इंफॉर्मेशन लिख करके दूं, है ना, एक स्टेटमेंट, उससे आप कुछ निष्कर्ष निकालें, आप कुछ डिड्यूस करें, कोई आप कंक्लूड करें, एक्सट्रैक्ट करें, कलेक्ट करें कोई चीज को, दैट इज कॉल्ड ग्लीनिंग। समझ गए ना? मैंने आपको लिख करके दिया एक स्टेटमेंट, आपने उससे 4 स्टेटमेंट और निकाली, अच्छा ऐसा है तो फिर मतलब इसका मतलब ऐसा है, तो उसको कहते हैं ग्लीन करना, डिड्यूस करना, एक्सट्रैक्ट करना या कंक्लूड करना। सिंपल सेंटेंस, आगे बढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब को बाय डिफॉल्ट पकड़ते जाना, कहने की जरूरत ना पड़े ये सब्जेक्ट ये वर्ब, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। कह रहे द पार्शियली रिलीज्ड अर्ली डेटा फ्रॉम NFHS 5 फॉर 22 स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज. Data for UP, MP, Tamil Nadu, Rajasthan, Punjab, Jharkhand, Odisha are not yet out. Shows a disappointing record on metrics such as nutrition, child nutrition, and adult anthropometric measurements, suggesting the exacerbation now of an already fraught situation. सबसे लंबा सेंटेंस, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस, और इसमें एक एरर भी है। एरर आप पकड़ोगे लास्ट में बताऊंगा, पहले सेंटेंस समझते हैं, है ना। ये बीच वाला हमें अलग कर देना है, इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे। ये हाइफन से हाइफन वाला बीच में से अलग कर दो। कह रहा लेकिन जो पार्शली रिलीज डेटा है ना, जो पार्शली मतलब आंशिक तौर पे, पूरा नहीं, कह रहा जो हल्का फुल्का रिलीज डेटा है, और कौन सा अर्ली डेटा, और कहां से? NFHS 5 से। अच्छा किन के लिए? 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए। कह रहे वो जो डेटा है हमें दिखाता है एक डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड को, एक ऐसे रिकॉर्ड को जो बड़ा निराशाजनक है, और ऐसी मैट्रिक्स पे, ऐसे मेजरमेंट्स पे, जैसे कि है चाइल्ड न्यूट्रिशन, बच्चों की हेल्थ, और अडल्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स, ऐसी मेजरमेंट्स जो एडल्ट्स की बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर है ना, कितना वो ग्रो कर रहे हैं, कितने वो हेल्दी हैं। कह रहे ये हमें जो है अर्ली डेटा बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड को शो करता है। और चाहे कैसे शो करता है? सजेस्ट करते हुए एक एक्सेसरबेशन को, एक सिचुएशन के और खराब होने को। अच्छा कौन सी सिचुएशन? जो कि पहले से ही फ्रॉड सिचुएशन है, जो कि पहले से ही एक बोझिल सिचुएशन है। एक बार रिपीट कर देता हूं, चिंता मत करो, सिंपल सेंटेंस है। कह रहा हल्का फुल्का अर्ली डेटा जो NFHS 22 से है, 22 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए, वो हमें दिखाता है एक डिसअपॉइंटिंग रिकॉर्ड को ऐसी मैट्रिक्स पे जैसे कि बच्चों की हेल्थ और बड़ों की बॉडी मेजरमेंट, एडल्ट एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। कह रहे ये हमें ऐसी चीज दिखाता है, और ये दिखाता है सजेस्ट करते हुए कि बहुत खराब हो रही है पहले से ही एक बोझिल सिचुएशन। तो देखो पहले से ही हमारा ऑलरेडी इंडिया के हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत अच्छे नहीं है वर्ल्ड में, है ना। अफ्रीका से कंपेयर किए जाते हैं बच्चों के यहाँ के हेल्थ इंडिकेटर्स, वो इस साल और खराब हो रहे हैं, तो पहले की सिचुएशन और एक्सेसरबेट हो रही है। अब देखो इस सेंटेंस में बीच वाला पढ़ो। कह रहा डेटा फॉर UP, MP, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, झारखंड एंड ओडिशा आर नॉट येट आउट।
कह रहे 22 स्टेट्स का डेटा इसीलिए है क्योंकि इन सब का जो डेटा है अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। जब इनका रिलीज हो जाएगा तब 22 में अब इन सबको भी ऐड कर देना। अब समझे सेंटेंस को, है ना? ऐसे बनता है सेंटेंस। जब भी हाइफन से हाइफन आए इसको अलग कर दो, लास्ट में पढ़ लो, आपको थोड़ा अच्छे से मालूम चलेगा। सजेस्टिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब डेटा ये शो कर रहा था तभी ये सजेस्ट कर रहा था। अब वर्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको एरर बताऊंगा इस सेंटेंस में कहाँ है ना? पहला वर्ड है मैट्रिक। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, माप, हिंदी बोलते हैं माप। एंथ्रोपोमेट्रिक मैंने आपको बता दिया, ऐसी एक चीज जिसमें आपकी बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपकी हेल्थ बताई जाए, है ना? आप कितने लंबे हो, कितने चौड़े हो, कैसे आपकी बॉडी है, उससे मैं आपको बता दूं कि आप में कितना डेवलपमेंट हुआ है। एक्सेसरबेशन मतलब है खराब चीज का और खराब होना, वर्सन होना, एक्सेसिबरेशन होना। एक्सेसरबेशन और एक्सेसिबरेशन दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। फ्रॉड का मतलब होता है भरा हुआ या बोझिल, दो मीनिंग होते हैं। जब ये भरा हुआ होगा तब फ्रॉड विद लगेगा, जब ये अकेला आ जाए इसका मतलब है बोझिल, बर्डन। फ्रॉड सिचुएशन हर वो सिचुएशन है जिसमें बहुत बर्डन है, जिसमें बहुत सारा जो है ना खराब जो है माहौल है। अब देखो इसमें गलती कहाँ है। अर्ली डेटा की वर्ब है शोज और यहाँ पे डेटा की वर्ब है आर। अगर डेटा प्लूरल होता है तो उसको प्लूरल वर्ब मिलती है, तो डेटा को इसने आर दी, यहाँ पे इसने इस चीज को फॉलो किया। लेकिन इस वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब जब देख रहा था, बना रहा था, अर्ली डेटा के लिए इसने वर्ब लगा दी सिंगुलर। तो एक जगह प्लूरल लगाई, सही रूल फॉलो किया, एक जगह सिंगुलर लगाई, रूल भूल गया। आप तो जानते हो, आप इसके एरर पकड़ सकते हो, है ना? आगे बढ़े। यहाँ पे शो आना चाहिए था अर्ली डेटा के लिए, वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। कह रहा NFHS 5 shows that 4 key metrics for the nutritional status of children declined in 19-20 compared to levels in 15-16 NFHS 4 in many of the surveyed states। कह रहे NFHS 5 हमें शो करता है कि 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजरमेंट्स हैं, और किसके लिए? पोषण स्टेटस के लिए बच्चों के। कह रहे वो डिक्लाइन कर गए 19-20 में, और किससे? कंपेयर करके उन लेवल से जो 15-16 में थे NFHS 4 के बहुत सारी सर्वेड स्टेट्स में। तो 4 न्यूट्रिशन इंडिकेटर होते हैं बच्चों के, उन समय पता लगता है बच्चों की हेल्थ कितनी है। इस साल का NFHS हमें ये बता रहा है, इस 5वें साल का, कि पिछले वाले सालों से कई स्टेट्स के अंदर ये गिरे हैं, है ना? अब देखेंगे वो आगे क्या है, कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। कह रहे गुजरात, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एनीमिक एंड वेस्टेड लो वेट फॉर हाइट चिल्ड्रन कंपेयर्ड टू इवन द 2005-6 सर्वे। कह रहे 3 स्टेट्स है ना, गुजरात है, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल है, इन्होंने रिकॉर्ड किया एक बढ़त को, इंक्रीज को, परसेंटेज ऑफ। अच्छा, कैसे चिल्ड्रन में? एनीमिक एंड वेस्टेड चिल्ड्रन में। एनीमिक मतलब जिनमें ब्लड की कमी है, ब्लड सेल्स की कमी है ना, आयरन की कमी है। वेस्टेड मतलब जितनी उनकी हाइट है क्या उनका उतना वेट है या नहीं। तो कह रहे इन तीनों ने ना इस तरह के इंडिकेटर्स में एनेमिक और वेस्टेड चिल्ड्रन के अंदर इंक्रीज किया है। और कब कंपेयर करके? इवन 2005-6 के सर्वे से। तो पहले 2005-6 में हुआ, फिर 2009-10 में हुआ, फिर 15-16 में हुआ, फिर 19-20 में हुआ। तो 19-20 में हमें पता लगा कि गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल में 2005 से भी बुरी स्थिति आज की डेट में है। यहाँ पे बच्चों का एनीमिया भी बढ़ता जा रहा है और बच्चों की हाइट के हिसाब से वेट भी कम होता जा रहा है। ये वेस्टेड बहुत बड़ी बीमारी होती है, बहुत खराब चीज होती है। अगर बच्चों का हाइट के हिसाब से वेट ना हो तो वो बच्चे कभी डेवलप ही नहीं कर पाते सारी जिंदगी। ये बहुत खराब चीज है ना वेस्टेड। कह रहा इन द की इंडिकेटर ऑफ चाइल्डहुड स्टैंडिंग देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन 13 ऑफ द 22 स्टेट्स यूटीज इन कंपैरिजन टू NFHS 4 with a noticeable improvement only in बिहार एंड असम। कह रहे की इंडिकेटर जो है चाइल्डहुड स्टंटिंग का, देखो पहले था वेस्टिंग का, अब यहाँ पे स्टंटिंग आया। ये मैं अभी आपको बताऊंगा क्या होती है। कह रहे ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ना, स्टंटिंग वाला, बचपन में स्टंटिंग वाला, वहां पे भी एक इंक्रीज रहा है 13 स्टेट्स में 22 यूटीज में से, है ना, 22 स्टेट्स में से 13 में इंक्रीज रहा है। और किससे? इन कंपैरिजन टू NFHS 4। अच्छा, कैसे रहा है? एक नोटिसेबल इंप्रूवमेंट के साथ रहा है, जो कि आई है बिहार और असम के अंदर। तो कह रहा स्टंटिंग के इंडिकेटर में ना 22 में से 13 स्टेट्स ने पुअरली परफॉर्म किया है, लेकिन बिहार और असम में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आई है, स्टंटिंग कम हुई है। अब देखो स्टंटिंग क्या होती है। वेस्टिंग की भी बड़ी माँ है स्टंटिंग। स्टंटिंग का मतलब है एक्सट्रीम वेस्टिंग, है ना, बच्चों का वेट जितना होना चाहिए उससे बहुत ही कम है,
जितनी उनकी हाइट है, जितनी उनकी एज है, उसके हिसाब से उनका वेट आधा ही है ना, ऐसा समझो। स्टंटिंग का मतलब है वो बच्चा जिंदगी भर अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जी पाएगा। तो 22 स्टेट्स में स्टंटिंग बढ़ गई है, पर बिहार और असम में अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है इवन हियर द रिडक्शन इन स्टंटिंग नंबर्स इज लोअर देन द गवर्नमेंट्स टारगेट्स। कह रहे यहाँ तक कि यहाँ पे भी, इन दोनों स्टेट्स में भी है ना, बिहार और असम में भी जो कमी आई है स्टंटिंग नंबर्स में, वो लोअर है, वो कम है। अच्छा, किससे कम है? सरकारी जो है टारगेट से, आंकड़ों से। तो सरकार ने जो सोचा था ना, इवन यहाँ पे भी वो नहीं कर पाई है बिहार और असम में, भले ही यहाँ पे इंप्रूवमेंट आई हो। अब बताएगा, कह रहा बिहार हैज शोन a promising decline of 5.4% points in stunting, but still retains the highest percentage of stunted children among big states। कह रहे बिहार ने दिखाया है एक प्रॉमिसिंग डिक्लाइन को, एक बहुत ही आशावादी जो है गिरावट को, और किसमें? 5.5% की 5.5 पॉइंट की स्टंटिंग के अंदर। लेकिन अभी भी यही बिहार स्टिल अभी भी रिटेन करता है सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन को सभी बिग स्टेट्स में से। तो बिहार में 42.5 ऑलमोस्ट 43% बच्चे जो हैं रूरल बिहार में खास करके वो स्टंटेड हैं, सही से ग्रो नहीं कर रहे हैं। कह रहे इंप्रूवमेंट के बावजूद बिहार आज भी बहुत पिछड़ा हुआ है स्टंटिंग के मामले के अंदर। आगे बढ़ेंगे, बिहार की 2 ऑप्शन है, हैज शोन और रिटेन्स। कह रहा ऑन द फ्लिप साइड, अब अच्छी चीजें बताएगा है ना, कौन सी चीजें अच्छी हुई हैं एनएफएचएस में। कह रहा ऑन द फ्लिप साइड एनएफएचएस 5 ऑल्सो फ्लैग्स improvements in other factors that contribute to malnutrition and poor health outcomes in access to sanitation and clean cooking fuels। सिंपल सेंटेंस है। उससे पहले जो लोग सबके सब लाइव में आए हैं जरूर से एक लाइक दें, आपके लाइक से मुझे भी अच्छा लगता है और वीडियोस को भी एक्सपोजर मिलता है ना, दे दिया करो यार, कंजूस मत बना करो। करफ ऑन द फ्लिप साइड, बिल्कुल उससे उल्टा देखें। फ्लिप साइड मतलब सिक्के को पलट दिया आपने, हेड का टेल्स आ गया है ना, अपोजिट साइड बोल सकते हो। कह रहा है इसके बिल्कुल ही उल्टा एनएफएचएस जो है ना वो फ्लैग करता है, वो सबके सामने लाता है इंप्रूवमेंट्स को, है ना, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स को भी वो हमें दिखाता है। और किसमें? दूसरे फैक्टर्स में, दूसरे ऐसे रीजन्स में, कारकों में, वो फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं, भागीदारी देते हैं। और किसमें? मेल न्यूट्रिशन में और पुअर हेल्थ आउटकम्स में। मेल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण और हेल्थ आउटकम मतलब हेल्थ से निकलने वाले रिजल्ट्स। तो कह रहे हैं इससे बिल्कुल उल्टा इन दोनों चीजों में कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर्स में एनएफएचएस इंप्रूवमेंट दिखा रहा है। अब ये कौन से फैक्टर्स हैं? देखो 2 फैक्टर्स हैं। पहला है आपकी पहुंच, आपका एक्सेस, और कहां तक भाई? सैनिटेशन तक, सफाई तक। और दूसरा क्लीन कुकिंग फ्यूल्स तक, है ना, कुकिंग के लिए क्लीन तरीके से आपको फ्यूल मिलता है। ये अभी भी आप जो है गोबर के उपले बना करके अपना खाना पका रहे हो। तो कह रहे हैं ये दो चीजें ऐसी है जिसमें एनएफएचएस हमें दिखाता है कि हमने, इंडिया ने इंप्रूव किया है। समझ गए? अब इसमें देखने वाले वर्ड्स, फ्लिप साइड के लिए अपने पास एक वर्ड है काउंटर पोजीशन। ये वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी चीज का दूसरा पहलू, है ना, फ्लिप साइड मतलब दूसरा पहलू, इसके लिए वर्ड अपने पास काउंटर पोजीशन। इस वर्ड को याद रखें, काउंटर मतलब उल्टा, पोजीशन मतलब जो है पोजीशन। फ्लैग करना मतलब किसी चीज को दिखाना। एनएफएचएस 5 की वर्ब है फ्लैग्स, दैट की वर्ब है कंट्रीब्यूट, आउटकम मतलब नतीजा। एक्सेस के बाद में हमेशा टू आएगा, एक्सेस 4 नहीं आता, एक्सेस टू समथिंग, है ना, जब भी आप किसी चीज तक पहुंच पाते हो यू हैव एक्सेस टू दैट थिंग। चलिए आगे बढ़ेंगे। करें इन इंडिकेटर्स रिलेटेड टू वुमेन्स वेल बीइंग विद वेरिएंस अक्रॉस स्टेट्स, स्पाउसल वायलेंस डिक्लाइंड इन 17 ऑफ 22 स्टेट्स यूटीज, चाइल्ड मैरिज डिक्लाइंड इन 18 एंड एक्सेस टू बैंक अकाउंट्स रोज इन ऑल ऑफ देम कंपेयर टू एनएफएचएस 4। कह रहे इंडिकेटर्स में जो रिलेटिंग है औरतों की वेलबींग से, औरतों की भलाई से, जिसमें भी वेरिएंस है सभी स्टेट्स के अंदर, ऐसा नहीं है सभी के अंदर ये इंडिकेटर्स इंप्रूव हुए हों, है ना, किसी में ज्यादा हुए हैं, किसी स्टेट में कम हुए हैं वेरिएंस के साथ। कह रहे इन इंडिकेटर्स में ना जो स्पाउसल वायलेंस है, स्पाउसल वायलेंस मतलब आपके स्पाउस की आपके ऊपर वायलेंस, आप हस्बैंड हो तो आपकी वाइफ आपको कितना मारती है, आप वाइफ हो तो आपका हस्बैंड आपको कितना मारता है, समझ गए ना। तो स्पाउस से होने वाली वायलेंस जो है वो डिक्लाइन हुई है 17 स्टेट्स यूटीज में 22 में से। बच्चों की मैरिज का आंकड़ा डिक्लाइन हुआ है 18 में। और हमारा बैंक अकाउंट का जो एक्सेस है, एक्सेस टू बैंक अकाउंट, वो राइज कर गया है, वो बढ़ गया है सभी के सभी के अंदर, है ना, 22 के 22 स्टेट यूटी में। और किसके कंपैरिजन में? कंपैरिजन में एनएफएचएस 4 के। तो इन तीनों में आप देखोगे ना, इन तीनों के अंदर औरतों के लिए जो है थोड़ी इंप्रूवमेंट आप देखोगे। उनके बैंक अकाउंट भी खुलने लगे हैं, उनकी शादी भी आराम से होती है, 18 से पहले नहीं होती है, 18 के बाद ही होती है।
और स्पाउजल वायलेंस भी कम हुई है, औरतें मार भी नहीं खाती हैं। समझ गए? छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बहुत बार रिपीट हुआ है, आज फिर से करेंगे। 5 सेकंड 10 सेकंड के अंदर आपको मैं ये तीनों सेंटेंस दिखाऊंगा, दोनों सेंटेंस। इन दोनों पे आप कोशिश करके मुझे बताओ क्या चूज करोगे, फिर मैं उसके साथ में फॉर्मूला के साथ में आपको ये सेंटेंस सही करवाऊंगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, अभी तक सबको आ जाना चाहिए था। चलो, दो ऑप्शन है आपके पास, शी रोज या रेस्ड फ्रॉम हर चेयर, और यहां पे शी रोज और रेस्ड हर चेयर। राइज और रेज दो अलग अलग वर्ब्स हैं। राइज की सेकंड फॉर्म रोज, थर्ड फॉर्म रीजन, पर रेज की सेकंड फॉर्म रेज्ड और थर्ड फॉर्म रेज्ड। तो ये यहाँ पे देख करके एक जैसी लगेंगी, लेकिन इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बिल्कुल अलग है। राइज का मतलब है उठ खड़ा होना, रेज का मतलब है उठ खड़ा करना। अगर उठ खड़े हो रहे हैं तो इस वर्ब के पास ये जो वर्ब है कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं लेगी, और किसी चीज को उठ खड़ा कर रहे हैं तो उस चीज को आप एज ए ऑब्जेक्ट लेंगे ऑलवेज, ऑलवेज, ऑलवेज। ठीक है ना? तो इन दोनों वर्ब्स में फर्क क्या है, इनके मीनिंग में फर्क है, लेकिन देखने वाली चीज ये है कि इसके बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट आएगा, इसके बाद कभी भी एक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, है ना? जब आप ही उठ खड़े हुए तो ऑब्जेक्ट कहां से आया? अब यहां देखो, शी रोज या रेज्ड फ्रॉम हर चेयर, वो अपनी चेयर से उठ खड़ी हुई। अगर आप ध्यान से देखो तो पहली वाली वर्ब की यूज वैसे भी होने वाली है, क्योंकि वो उठ खड़ी हुई है ना? अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी तो लगेगी रोज, ना कि रेस्ड। तो यहाँ पे रेस्ड को मैं निकाल दूंगा, रोज लिखूंगा। दूसरा इंडिकेटर क्या है? रोज के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। रोज के बाद में आ रहा है कुछ, ये तो फ्रॉम प्रीपोजिशन आ गई, तो इससे भी पता लगा मुझे इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यही हमारा जो है वर्ब सही वर्ब है। सेकंड वाले में देखो, शी रोज रेज्ड द चेयर, उसने अपनी चेयर को खड़ा किया, उठाया, है ना? राइज किया हवा के अंदर। यहां पे एक ऑब्जेक्ट आया हुआ है वर्ब के बाद, आपको वैसे पता लग जाना चाहिए ये वाली वर्ब यूज होगी, तो रोज की जगह हम यूज करेंगे रेज को। मीनिंग से जाओ तब भी मतलब यही होगा, उसने अपनी चेयर को रेज किया। तो मीनिंग से जाओ, ग्रामर से जाओ, इन दोनों के अंदर कभी भी गलती मत करना, एक में ऑब्जेक्ट आएगा, एक में ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। आगे बढ़े। कह रहा, बट द परसिस्टेंस ऑफ पुअर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स रिलेटेड टू हंगर एंड न्यूट्रिशन सजेस्ट दैट एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स टू एड्रेस देम सच एज पोषण अभियान will need a push and focus to meet targets such as the 2-point decrease in childhood stunting every year। कह रहा लेकिन जो परसिस्टेंस है, जो मौजूदगी है, जो एग्जिस्टेंस है, और किसकी भाई? खराब एंथ्रोपोमेट्रिक मेजर्स की, जो रिलेटेड है हंगर से, भूख से, और न्यूट्रिशन से, हमारे पोषण से। कह रहे ये जो परसिस्टेंस है ना, ये सजेस्ट करती है हमें कि हाल में जो प्रोग्राम चल रहे हैं इनको एड्रेस करने के लिए, जैसे कि पोषण अभियान है, कह रहा उनको जरूरत है एक पुश की और फोकस की, ताकि वो मीट करें टारगेट्स को। जैसे कि एक टारगेट है 2% डिक्रीज का चाइल्डहुड स्टंटिंग में हर साल। तो कह रहे हमें इस डेटा को देख के यही पता लगा कि जो भी हम इंटरवेंशन कर रहे हैं, प्रोग्राम चला रहे हैं, वो इनफ नहीं है, हमें नए प्रोग्राम्स को चलाना होगा, या जो चल रहे हैं प्रोग्राम उनको पुश और फोकस देना होगा। तो ये अभी पोषण अभियान चल रहा है, जिसकी मैं ऑडिट भी कर रहा हूँ। आंगनवाड़ियों में चलता है अभियान, पोषण अभियान, जिसके अंदर अपने स्टंटिंग को हर साल 2% डिक्रीज करेंगे, है ना? ये हमारा टारगेट है। तो कह रहे टारगेट पूरा हो नहीं पा रहा, हमें और फोकस की जरूरत है। सब्जेक्ट वो आपने पकड़ लिया, परसिस्टेंस मतलब किसी चीज की मौजूदगी। इसके लिए एक वर्ड अपने पास प्रेवलेंस, कौन सी चीज कितनी ज्यादा चलती है, वो कितनी प्रिवेल करती है, प्रेवलेंस नाम का वर्ड उसी से बना है ना? एंड्योरेंस भी बोल सकते हो, कितने टाइम से कौन सी चीज विद्यमान है, एग्जिस्ट करती है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा मोर इंपॉर्टेंटली द कॉम्प्लिकेशंस अराइजिंग आउट ऑफ द पैंडेमिक should make the center and states refocus on welfare delivery as a concerted strategy to eradicate hunger and extreme poverty। कह रहा इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हैं, और कौन सी सिचुएशंस जो अराइज होती हैं पैंडेमिक से, है ना, इस महामारी से। कह रहे इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, इनको बनाना चाहिए सेंटर और स्टेट को रीफोकस, इनको सेंटर और स्टेट्स को फोकस फिर से करवाना चाहिए। और किसके ऊपर? वेलफेयर डिलीवरी के ऊपर, लोगों की भलाई के काम के ऊपर। और कैसे? एक कंसर्टेड स्ट्रेटजी की तरह, एक मिली जुली स्ट्रेटजी की तरह, कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटजी की तरह, ताकि हम खत्म कर पाएं भूख को और एक्सट्रीम पॉवर्टी को। तो कह रहे अब हमें मौका आ गया है कि कॉम्प्लिकेशंस जो पैंडेमिक से निकली है, उसी के बहाने सेंटर और स्टेट्स एकजुट हो जाएं, कंसर्टेड स्ट्रेटजी बनाएं, मिली जुली स्ट्रेटजी बनाएं, ताकि भूख और गरीबी को मिटा सकें। समझ गए? कॉम्प्लिकेशंस की वर्ब शुड मेक। चलो अब इसमें ग्रामर कॉन्सेप्ट भी है छोटा सा, और मैं आपको वर्ड्स भी बता देता हूँ।
इरेडिकेट मतलब खत्म कर देना, एलिमिनेट करना, डू अवे विद करना, इरेडिकेट करना, है ना। कंसर्टेड मतलब कोऑर्डिनेशन के साथ, हाथ में हाथ मिला करके जब आप काम करते हो किसी के साथ तो वो होता है कंसर्टेड एफर्ट्स, है ना। आप एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही जगह पे आकर के काम करते हो। शुड मेक प्लस में रीफोकस, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर, शुड के साथ में कैसे आपको, मेक के साथ में आपको कैसे लगाना चाहिए वर्ब को। दोनों सेंटेंस को एक बार आप जो है ना कोशिश करके मुझे बताएं क्या इनमें एरर है। बहुत ही सिंपल है ये। मेक नाम की कॉजेटिव वर्ब होती है, अगर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी इसका मतलब होगा किसी से कोई काम करवाना। मेक के साथ में और भी वर्ब्स आ सकती हैं, लेकिन अगर किसी से कोई काम करवाने की बात हो रही हो ना तो मेक के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। शी मेड मी लाफ्ड, उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे एक हंसने की काम पे मजबूर किया, है ना। शी मेड मी लाफ्ड। अगर यहाँ काम करवाया गया ना मुझसे और मेक की सेकंड फॉर्म में यूज कर रहा हूँ तो लाफ्ड नहीं, मुझे यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, ठीक है ना। हमेशा इनके साथ में बेयर इन्फिनेटिव को आप यूज करेंगे। वैसे आई मेड हर डांस्ड ऑन माई फेवरेट सॉन्ग, मैंने उसको अपने सॉन्ग पे, फेवरेट सॉन्ग पे नाचने को मजबूर किया। आई मेड हर डांस्ड, समझ गए ना, उससे काम करवाया मैंने नाचने वाला मेरे फेवरेट सॉन्ग पे। तो मैं क्या बोलूंगा, मेक के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करूंगा, डांस का डी निकाल दूंगा। आई मेड हर डांस ऑन माई फेवरेट सॉन्ग। हमेशा याद रखें जब भी किसी से कोई काम करवाएं और मेक वर्ब को यूज करें पॉजिटिव फॉर्म में, हमेशा उसके साथ में बेयर इन्फिनेटिव को यूज करें। इसीलिए यहां पे मेक सेंटर एंड स्टेट्स रीफोकस, समझ गए ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे दिस इज एन इंपरेटिव दैट would not just meet the UN Sustainable Development Goal targets, but will also ensure the well-being of citizens in a country that showed significant promise in combining economic growth and general welfare in the last couple of decades before encountering major reverses lately. लंबा सेंटेंस पर बहुत ही अच्छा सेंटेंस, इसमें पूरी समरी समराइज हो जाएगी पूरी एडिटोरियल की। कह रहे ये एक इंपरेटिव है, दिस इज एन इंपरेटिव। इंपरेटिव का मतलब है जरूरी चीज। कह रहे एक जरूरी चीज है जो कि दैट ना केवल मीट करेगी संयुक्त राष्ट्र संघ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, एसडीजी को, है ना, इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट्स को। ये टारगेट होते हैं हर कंट्री के लिए दिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि आपको कैसे अपने लोगों को ग्रोथ करवाना है। कह रहे ये एक ऐसी जरूरी चीज है जो कि ना केवल इन टारगेट्स को मीट करेगी बल्कि साथ ही साथ इंश्योर करेगी हमारी भलाई को, सिटीजन्स की वेलबींग को। एक ऐसे देश में जिसने दिखाया बहुत ही बड़ा प्रॉमिस, बहुत ही बड़ी आशा, और किस चीज में मिलाने में, कंबाइन करने में दो चीजों को। पहला है आर्थिक विकास और जनरल वेलफेयर, इन दोनों को, है ना। हमारा एक ऐसा देश है भारत जिसमें हमने इकोनॉमिक ग्रोथ और लोगों की भलाई को कंबाइन करके दिखाया है। और कब दिखाया है? पिछले 2 दशकों में, 20 सालों में। अच्छा, एक काम कब हुआ है? इससे पहले कि हम एनकाउंटर करें एक बहुत ही बड़े रिवर्सल को, बहुत ही बड़े यूटर्न को, हाल ही में लेटली, समझ गए ना। तो कह रहे ये जो चीज है ना केवल इन एसडीजी गोल्स को पूरा करेगी बल्कि वेल बीइंग को भी अच्छा करेगी। ऐसे भारत देश में जिसने पूरी दुनिया को दिखाया है कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ और जनरल वेलफेयर को पिछले 20 सालों ने हमने साथ में साथ लेकर के चले हैं। लेकिन ये काम हो गया कब? एनकाउंटर करने से पहले मेजर रिवर्सल को, एक बहुत ही बड़े यूटर्न को जो हाल ही में आया कोरोना वायरस की फॉर्म में। समझ गए? सिंपल सेंटेंस है। इसमें देखने वाली चीज क्या है? रिवर्सल वर्ड को देख लेना, यू टर्न, है ना। आप जा रहे थे, पीछे मुड़ के यू टर्न मार के आ गए। ऐसा ही हुआ है कोरोना के बाद इंडिया के अंदर। लेटली वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको करवा देता हूं। 3 वर्ड्स हैं अपने पास, लेट, लेटली और प्रेजेंटली। तीनों वर्ड्स एक दूसरे से मिलता जुलता मीनिंग रखते हैं, एटलीस्ट देखने में तो लगते हैं। तीनों का मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिया है। एक बार 10-20 सेकंड लो, वीडियो को पॉज करो, तीनों वर्ड्स को देखो कौन सी एडवर्ब कहाँ पे यूज करेंगे आप, है ना, तीनों सेंटेंस में। फिर मैं करवाता हूं। मीनिंग आपके सामने है, मीनिंग को अप्लाई करो, तीनों में से आपको एक को यूज करना है। चलो, लेट मतलब देरी से, लेटली मतलब हाल ही में, प्रेजेंटली मतलब आने वाले नियर फ्यूचर में। तीनों वर्ड्स एक जैसे ही हैं पर देखो इनका मीनिंग टोटली डिफरेंट है। लेट मतलब देरी से, लेटली मतलब हाल ही में या एट प्रेजेंट बोल सकते हैं, लेकिन प्रेजेंटली का मतलब है आने वाले वक्त में, ना कि अभी हाल में। अब इनको अपने यहां लगाते हैं। ही हैज कम लेट, लेटली, प्रेजेंटली अगेन, सो द मैनेजर मार्क्ड हिज एब्सेंस। कह रहा है वो फिर से लेट आया है इसलिए मैनेजर ने उसकी एब्सेंस को मार्क कर दिया है। अब मुझे बताओ लेट आने के लिए मैं क्या लगाऊंगा? विद अ डिले, मतलब लेट। तो यहाँ पे लेटली और प्रेजेंटली का कोई काम नहीं है। कुछ लोग क्या बोलेंगे, लेटली आया सर, वो लेटली आया है ना, ऐसा नहीं होगा। लेट ही लगाओगे, इन दोनों को यूज नहीं करोगे। अगला देखो,
इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन इन ट्रबल लेटली या प्रेजेंटली। भारत की इकोनॉमी ट्रबल में रही है देरी से, लेटली हाल ही में, या आने वाले फ्यूचर में। अब देखो फ्यूचर में तो हैज़ बीन आ नहीं सकता है ना, और लेट का मतलब है देरी से, ये भी नहीं आ सकता। हम कह रहे हैं भारत की इकोनॉमी ट्रबल में है हाल ही में, तो यहां पे आएगा लेटली। लेटली का मतलब होता है प्रेजेंटली, जो रिसेंटली या एट प्रेजेंट। शी विल बी रिटर्निंग टू इंडिया लेटली या प्रेजेंटली, वो इंडिया में रिटर्न करेगी आने वाले वक्त में, है ना। तो विद अ डिले तो हो नहीं सकता, लेटली भी नहीं हो सकता, एट प्रेजेंट भी नहीं हो सकता, तो आप लगाओगे प्रेजेंटली को। तो प्रेजेंटली बताता है एक्चुअल में फ्यूचर को, आने वाले वक्त को। इस तरह से तीनों वर्ड्स यूज होते हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, पर एक दो बार आप उनको कोशिश करोगे ना, हमेशा आपको ये जो ना तीनों एडवर्ब्स याद रहेंगे। चलिए एक लाइक और शेयर देना आज की वीडियो को। मैं आपको क्विज दिखा देता हूं। आज एक काम करते हैं, ये तीनों कॉन्सेप्ट जो आपने मेरे साथ सीखे है ना, मेक वाला, हैज हैड वाला, और तीसरा कौन सा, लेट वाला, लेटली वाला, इन तीनों कॉन्सेप्ट को आप क्या करेंगे, इस क्विज पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। इस क्विज पे अप्लाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको नहीं करवाऊंगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मेरा आंसर मैं अपडेट कर देता हूं, आप अपना आंसर अपडेट करो कमेंट सेक्शन में, 2-3 घंटे में मेरा आंसर भी आ जाएगा सबसे पहले ऊपर ऊपर कमेंट्स में। सब लोग कोशिश करेंगे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को, इसमें 3 ब्लैंक्स हैं, कैसे आप किसको कहां लगाओगे, सब लोग ट्राई करें। सेकंड वाला मैं आपको करवा देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड एनेक्डोटल। एनेक्डोटल का करेक्ट मीनिंग क्या है, मैंने आपको बताया था एनेक्डोटल मतलब जो सुना सुनाया हो, है ना, साइंटिफिकली प्रूव ना हो। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, जिसको हाथ फैलाने पे मजबूर हो। काउंटरपोजिशन मतलब दूसरा पहलू। एक्सेस्परेट मतलब एक्सेसरबेट का सिनोनिम है, चीजों का खराब से खराब बनाना। इरेडिकेट, डू अवे विद, एलिमिनेट, तीनों का मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पाना। एनेक्डोटल का मतलब होता है प्रैग्मेटिक, जो कि आप अपने एक्सपीरियंस से बता सकें किसी चीज को, ना कि बल्कि पूरी मेजरमेंट के साथ, है ना, प्रैग्मेटिक या व्यवहारिक। तो डी आपका आंसर है, इसका सिनोनिम है एनेक्डोटल का। जरूर से फर्स्ट क्वेश्चन को सब लोग ट्राई करें, मेरा आंसर भी आपको मिल जाएगा, तो आप लोग कोशिश जरूर करना, है ना, मेरे आंसर से मैच करना अपने आंसर को। मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में, एक शेयर और एक लाइक देना ना भूलें। तब तक के लिए साइनिंग आउट।